friends, welcome back again with a new interesting topic, treatment of material wastages and losses. As you know कि जब भी हम कुछ इनपुट करते हैं कोई भी प्रोसेस करने के लिए, जब हम कुछ क्वांटिटी इनपुट करते हैं उसका कुछ पार्ट लॉस होता है और कुछ आउटपुट की फॉर्म में निकलता है। पूरा अगर हमने 1000 यूनिट्स डाले, 1000 यूनिट्स आउटपुट नहीं होता, थोड़ा बहुत जो वेस्ट होता है ज़रूर होता है। इनपुट माइनस आउटपुट इज इक्वल टू लॉस और वेस्टेजेस। इसे हम लॉस, वेस्टेज या डिफरेंट नाम से जानते हैं, जैसा कि स्क्रैप, डिफेक्टिव्स, स्पॉइलेज, वेस्ट, कुछ भी हम टर्म इसके लिए यूज़ कर लेते हैं। बट देयर इज़ अ डिफरेंस अमंग ऑल दीज टर्म्स। वेस्ट, स्क्रैप, डिफेक्टिव, इनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, एंड देयर इज़ अ डिफरेंस in their accounting treatment also. Now we will study about this, what is all these terms. First of all we must know loss क्या होता है। loss होता है जो हम input करते हैं और जो output निकलता है उनका जो difference होता है, that is known as loss. Here I have assumed कि 5000 यूनिट्स हमने इनपुट किया और 4000 यूनिट्स आउटपुट हुआ, तो डिफरेंस क्या हुआ? 1000 यूनिट्स। 1000 यूनिट्स इज अ लॉस। अब जो लॉस होता है दैट कैन बी विजिबल और इनविजिबल, कि वो हमें दिखाई भी दे सकता है और शायद ना भी दिखाई दे। विजिबल भी हो सकता है और इनविजिबल भी हो सकता है। जैसे कि हम किसी चीज़ को बॉईल करते हैं, वो इवेपोरेट हो जाती है, श्रिंक हो जाती है वॉश करने पर, तो वो हमारा क्या हो गया? इनविजिबल लॉस हो गया। बट समटाइम्स जो लॉसेस होते हैं वो विजिबल भी होते हैं, जो हमें दिखाई दे रहे होते हैं कि हाँ देखो इतना सारा नुकसान हो गया किसी काम को करने पर। नाउ लॉस अगर हमने 1000 यूनिट्स माना, उसमें से विजिबल 900 मैंने एज्यूम किया और इनविजिबल को 100 यूनिट्स एज्यूम किया, और जो इनविजिबल लॉस है वो क्या होता है? वेस्ट ही होता है। इनविजिबल 100 यूनिट्स। अगेन आई हैव क्लासिफाइड इट इनटू कैन बी कलेक्टेड एंड कैन नॉट बी कलेक्टेड। हमारा जो विजिबल लॉस होता है, जैसे मान लो लॉस हमारा यहाँ नीचे पड़ा हुआ है, उसे हम कई लॉसेज होते हैं उसको कलेक्ट कर लेते हैं। कुछ होता है जो हमें थ्रू आउट ही करना पड़ता है, मीन्स उसे हम कलेक्ट नहीं कर पा रहे होते। तो विजिबल लॉस जो है दैट कैन बी कलेक्टेड और कैन नॉट बी कलेक्टेड। जो इनविजिबल है उसको तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, जो हमारा इनविजिबल लॉस है उसको तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। बट जो विजिबल लॉस है दैट कैन बी कलेक्टेड और कैन नॉट बी कलेक्टेड। हमने कलेक्टेड को में 850 यूनिट्स डाला एंड कैन नॉट बी कलेक्टेड में 50 यूनिट्स डाला। जो 50 यूनिट्स जो हम कलेक्ट कर ही नहीं पा रहे, वो तो हमारा क्या हो गया? पूरी तरह वेस्ट। नाउ जो कलेक्ट हमने किया, ओके, उसको मैंने फर्दर क्लासीफाई किया है यूजेबल और अनयूजेबल। मीन्स इसमें कुछ यूनिट्स को हम यूज़ कर सकते हैं, कुछ यूनिट्स को हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। नाउ जो यूनिट्स हम यूज़ करते हैं यूजेबल होती हैं, कैन बी रेक्टिफाइड। उनमें से कुछ यूनिट्स को हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, रेक्टिफाई करके आगे बेच सकते हैं। बट कुछ यूनिट्स होती हैं कैन नॉट बी रेक्टिफाइड। जो रेक्टिफाई कर सकते हैं उसे हम स्पॉइलेज कहते हैं, और जो कैन नॉट बी रेक्टिफाइड की कैटेगरी में आते हैं उसे हम कहते हैं डिफेक्टिव्स। मीन्स ये डिफेक्टिव्स हैं। नाउ जो हमने अनयूजेबल की कैटेगरी में डाला था, अनयूजेबल मीन्स इसे हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, बट हमारे लिए ये यूजेबल नहीं है। थर्ड पार्टी के लिए शायद यूजेबल हो, क्या पता वो उसे यूज़ कर पाए। तो हम इसे क्या करते हैं, इसमें से कुछ पार्ट होता है सिस्टम जो सेलेबल की कैटेगरी में आता है, मीन्स हम उसे सेल कर सकते हैं, और कुछ अनसेलेबल की कैटेगरी में आता है। सेलेबल जो होता है उसे स्क्रैप कहते हैं, जैसे हमारे घर के न्यूज़पेपर हो गए, ओके, या पुरानी वाटर बॉटल्स हो गई और सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल्स हो गई, हम वो सेल कर सकते हैं। हमारे लिए वो यूजेबल नहीं है, बट सामने वाले के लिए यूजेबल हैं, वो कुछ ना कुछ उससे आगे प्रोसेस करके उसका कुछ बनाएगा। ना जो अनयूजेबल है उसे हमने क्या करा? सेलेबल डाला, सेलेबल की कैटेगरी में डाला। सेलेबल में हमने 50 यूनिट्स डाल दिए। ये जो नंबर ऑफ यूनिट्स मैंने एज्यूम किया ना, वो एजम्पशन ही है, ज़रूरी नहीं है कि इतना ही होता है हमेशा। तो सेलेबल को हम स्क्रैप के नाम से जानते हैं, और जो अनयूजेबल में से सेल नहीं हो सकता, ठीक है, तो दैट इज नोन एज वेस्ट। ओके, नाउ दिस इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्ट, कि जो भी हम इनपुट करेंगे यूनिट्स, उसमें से जो आउटपुट निकलेगा उसका कुछ पार्ट क्या होता है, ठीक है, कुछ पार्ट क्या होता है? विजिबल और इनविजिबल। इनविजिबल है वो तो दिखाई नहीं दे रहा, उसको तो छोड़ ही दो। जो विजिबल है उसको हमने फर्दर क्लासीफाई किया, जिसे हम कलेक्ट कर सकते हैं। मीन्स अगर हमारा बिखरा हुआ है वो वेस्ट, उसे हमने क्या करा? कलेक्ट कर लिया। बट कुछ होता है जो हमें थ्रू आउट ही करना पड़ता है, उसे हमने कलेक्ट नहीं किया। अब जिसको हमने कलेक्ट किया उसे हम क्या करते हैं? यूज़ कर सकते हैं, और कुछ को हम यूज़ नहीं कर सकते। जिसको हम यूज़ कर सकते हैं कुछ को हम रेक्टिफाई करके यूज़ करते हैं, और कुछ रेक्टिफाई हो ही नहीं सकता। ओके,
रेक्टिफाई यूज करके यूज़ करेंगे तो स्पॉइलेज, रेक्टिफाई नहीं हो सकता, डिफेक्टिव, और जो अनयूजेबल हमारे लिए अनयूजेबल है बट सामने वाली पार्टी के लिए वो यूजेबल हो सकता है। अभी हम सामने वाली पार्टी को वो बेच सकते हैं। जो हमारा जो अनयूजेबल में से सेल हो सकता है दैट इज़ नोन एज स्क्रैप, जो हम स्क्रैप डीलर को घर का स्क्रैप बेचते हैं, या जो हम अनसेलेबल है जिसे हम सेल नहीं कर सकते दैट इज़ नोन एज वेस्ट। क्लियर? नाउ वी विल लर्न ऑल दीज टर्म्स इन डिटेल कि व्हाट इज़ स्पॉइलेज, व्हाट इज़ डिफेक्टिव, व्हाट इज़ स्क्रैप, व्हाट इज़ वेस्ट। तो इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। और जो है इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में भी डिफरेंस होता है। देयर इज अ डिफरेंस ऑल दिस अमंग ऑल दिस टर्म्स एंड ऑल्सो इन देयर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ओके, नाउ वी विल स्टडी व्हाट इज वेस्ट। नाउ व्हाट इज वेस्ट? वेस्ट क्या होता है? इट इज़ दैट पार्ट ऑफ बेसिक रॉ मटेरियल विच इज़ लॉस्ट इन प्रोसेसिंग एंड डज नॉट हैव एनी रिकवरी वैल्यू। मीन्स जिसकी जो प्रोसेसिंग के दौरान लॉस्ट हो जाता है और जिसकी कोई रिकवरी वैल्यू नहीं होती, दैट इज़ नोन एज वेस्ट। नाउ ये क्या होता है? इनविजिबल होता है, कैन नॉट बी कलेक्टेड, इसे हम कलेक्ट नहीं कर सकते। जैसे अगर अर्थ पे गिरा हुआ है उसे हम कलेक्ट नहीं कर सकते, जो पार्ट हम कलेक्ट नहीं कर पाएंगे दैट इज़ नोन एज वेस्ट। एंड कैन नॉट बी सोल्ड, इसे बेचा भी नहीं जा सकता। नाउ जैसे कि हमारा ऑयल है, ठीक है, ऑयल अर्थ पे गिर गया तो जो हम पार्ट कलेक्ट कर सकते हैं वो वेस्ट नहीं होगा। जितना पार्ट हम कलेक्ट नहीं कर सकते और उसे हमें वाइप ऑफ करना पड़ता है दैट इज़ नोन एज वेस्ट। नाउ गैसेस, स्मोक, डस्ट से जो हमारे वेट लॉस हो जाता है, मीन्स जितने यूनिट्स हमने इनपुट किए, ठीक है, गैसेस, स्मोक और डस्ट उनमें से निकलती है, और जो यूनिट्स जितना इनपुट हमारा वेस्ट हो जाता है, मतलब कम हो जाता है, जितने यूनिट्स हमारे कम हो जाते हैं, जितना वेट रिड्यूस हो जाता है दैट इज़ नोन एज वेस्ट। नाउ इवेपोरेशन और श्रिंकेज की वजह से भी जो होता है तो वो हमें विजिबल ही नहीं होता, इनविजिबल होता है, दैट इज़ नोन एज वेस्ट। मतलब इवेपोरेट हो गया, श्रिंक हो गया, तभी तो वेट लॉस होता है। मीन्स जितने यूनिट्स हमने इनपुट किए उतने तो आउटपुट नहीं होंगे, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज वेस्ट। नाउ ऑयल स्पिल्ड ऑन द फ्लोर, जो मैं आपको एग्जांपल दे ही चुकी हूँ कि स्पिल्ट हो गया फ्लोर पे और जिसको हम कलेक्ट नहीं कर पा रहे दैट इज़ नोन एज वेस्ट। नाउ टाइप्स ऑफ वेस्ट। वेस्ट कितने टाइप्स के होते हैं? फर्स्ट इज नॉर्मल वेस्ट, नेक्स्ट इज एबनॉर्मल वेस्ट। नॉर्मल वेस्ट क्या होता है? जो हमें पता है कि अगर हम कोई प्रोडक्शन प्रोसेस में डालेंगे दैट कि इतना वेस्ट तो होना ही है। मीन्स अगर हमने 1000 यूनिट्स इनपुट किए हैं तो हमारे 950 यूनिट्स ही हमें मिलने हैं आउटपुट के, दैट इज़ नोन एज नॉर्मल वेस्ट। जो 50 यूनिट्स हमें कम मिले हैं दैट इज़ नोन एज नॉर्मल वेस्ट। अब ये जो नॉर्मल वेस्ट होता है वो क्या होता है? नेचुरल होता है कि प्रोसेस का पार्ट ही होता है। अगर हम कोई चीज़ बॉईल कर रहे हैं तो थोड़ा पार्ट इवेपोरेट होगा, या हम वॉश कर रहे हैं तो श्रिंक ज़रूर होगा। तो ये क्या होते हैं? नॉर्मल होते हैं और इससे हम अवॉइड भी नहीं कर सकते। नाउ नॉर्मल वेस्ट क्या होता है? नेचुरल होता है, नेचुरल पार्ट ऑफ द प्रोसेस होता है। इंसिडेंटल टू प्रोडक्शन होता है कि प्रोडक्शन के दौरान ये लॉस होना ही होना है। एंड प्री डिटरमाइंड होता है, पहले से डिटरमाइंड होता है कि कितने यूनिट्स आपके लॉस होने वाले हैं, मतलब कितने % नॉर्मल लॉस होगा, वो प्री डिटरमाइंड होता है, वो हमें पास्ट एक्सपीरियंस से पता लग जाता है। नाउ द नेक्स्ट इज एबनॉर्मल वेस्टेज। एबनॉर्मल वेस्टेज क्या होती हैं? दैट इज़ ड्यू टू डिफेक्टिव प्लानिंग, मतलब डिफेक्टिव प्लानिंग की वजह से एबनॉर्मल वेस्टेज होती है। मीन्स आपने एज्यूम नहीं किया था कि ये वेस्ट होगा, जो समटाइम्स कम और समटाइम्स मोर, लेस और मोर जो है वो एबनॉर्मल वेस्टेज हो ही जाती है। और इसके पीछे रीजंस क्या होते हैं? डिफेक्टिव प्लानिंग रीज़न होता है, या अनसाइंटिफिक अप्रोच कि हमने जो काम किया वो अनसाइंटिफिकली किया, दैट्स वाई जो है अपने हमारे एबनॉर्मल वेस्टेज भी हो गई। नाउ बट हाउ वी विल ट्रीट इट, कि मीन्स हम इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल वेस्ट एंड एबनॉर्मल वेस्ट, कि हम उसके अमाउंट को कहाँ पुट करेंगे, कि कहाँ जाएगा ये अमाउंट, कि नॉर्मल वेस्ट हो रहा है, एबनॉर्मल वेस्ट हो रहा है, उस पर खर्चे तो हो रहे हैं ना। नाउ आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल। नाउ लेट्स एज्यूम कि 1000 यूनिट्स हमने इनपुट किया, इनपुट इज 1000 यूनिट्स, और हमने एज्यूम किया था मीन्स जो नॉर्मल वेस्टेज होती है वो 100 यूनिट्स की होती है। तो आउटपुट जो होना चाहिए था ना वो आपके
नॉर्मल लॉस जो है दैट इज 100 यूनिट्स, मीन्स आउटपुट आपका 900 यूनिट्स होना चाहिए था। 900 यूनिट्स आउटपुट होना चाहिए था, बट जो एक्चुअल आउटपुट है ना, ठीक है, वो हुआ आपका 800 यूनिट्स। जो स्टैंडर्ड आउटपुट था, स्टैंडर्ड आउटपुट था 900 यूनिट्स था, बट एबनॉर्मल लॉस की वजह से, एबनॉर्मल वेस्टेज की वजह से आपका जो एक्चुअल आउटपुट हुआ, एक्चुअल आउटपुट इज 800 यूनिट्स। ओके, मीन्स 1000 यूनिट्स हमने इनपुट किए, नॉर्मल वेस्टेज हमने जो प्री डिटरमाइंड की थी दैट वाज 100 यूनिट्स, तो आपका जो स्टैंडर्ड आउटपुट था 900 यूनिट्स होना था, बट एबनॉर्मल वेस्टेज की वजह से जो एक्चुअल आउटपुट हुआ आपका 800 यूनिट्स हो गया। ठीक है, नाउ कॉस्ट जो हमने इंकर की थी रॉ मटेरियल पे दैट वाज 10,800 रुपीज़, 10,800 रुपीज़। नाउ अब हमें निकालना है कॉस्ट पर यूनिट, कि पर यूनिट कॉस्ट कितनी पड़ेगी। पर यूनिट कॉस्ट पड़ेगी 10,800 डिवाइड बाय 900। 900 से हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि जो हमारा नॉर्मल लॉस है ना, नॉर्मल लॉस ये तो क्या है, पार्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस है, तो इसके इस नॉर्मल लॉस के यूनिट्स का जो कॉस्ट है उसको हम गुड यूनिट्स पे डाल देते हैं। हमारे गुड यूनिट्स कितने हैं, 900, 1000 तो हमारा इनपुट था ना, 900 गुड यूनिट्स हैं जो हमारा स्टैंडर्ड आउटपुट होना चाहिए था, तो हम इसकी कॉस्ट को, जो 100 यूनिट्स की कॉस्ट है, उसको हम 900 पर ही डाल देंगे। ओके, 900 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 12 रुपीज़ पर यूनिट। ठीक है, 12 रुपीज़ पर यूनिट, तो 100 यूनिट्स की कॉस्ट क्या हुई, कॉस्ट ऑफ 100 यूनिट्स कितनी आई, 12 मल्टीप्लाइड बाय 100। जो 1200 कॉस्ट है कौन से यूनिट्स की, हमारी नॉर्मल यूनिट्स की, नॉर्मल लॉस की, वो हमारी कहाँ चली जाएगी, गुड यूनिट्स पे ही चार्ज हो जाएगी। बट यही 1200 जो हमारे एबनॉर्मल लॉस की है, एबनॉर्मल वेस्टेज की हैं, दैट विल गो टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट। एबनॉर्मल लॉस के जो, एबनॉर्मल वेस्टेज के जो 100 यूनिट्स की कॉस्ट है दैट विल गो टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट। कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल 100 यूनिट्स विल गो टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट, वो कॉस्टिंग P&L अकाउंट में चली जाएगी। और इस जो 100 यूनिट्स की कॉस्ट है, जो हमारे नॉर्मल वाले लॉस हैं, वो हमारी बाकी यूनिट्स पे चार्ज हो गई, क्योंकि हमने इसको किससे डिवाइड किया, 900 से। 900 से डिवाइड किया, इट मीन्स हमारे, हमने ये एज्यूम करके चले हैं कि 900 ही थी हमारे यूनिट्स, तो हमने पर यूनिट कॉस्ट निकाल दी 12। तो नाउ कॉस्ट ऑफ 100 यूनिट्स कितनी आ गई, 1200। तो जो कॉस्ट हमारे एबनॉर्मल यूनिट्स से 100 यूनिट्स, उसकी कॉस्ट चार्ज हो जाएगी हमारी किस पे, कॉस्टिंग P&L अकाउंट में चली जाएगी। और हमारे जो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं 900, उनकी कॉस्ट कितनी हुई, टोटल कॉस्ट थी हमारी 10,800, 10,800 में कॉस्टिंग P&L अकाउंट में गए 1200, तो जो 9600 रुपीज़ है, ठीक है, दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन की कॉस्ट आपकी 9600 रुपीज़ मानी जाएगी। ओके, नाउ आई विल टेल यू टाइप्स ऑफ कंट्रोल और ओवर वेस्टेजेस, कि वेस्टेजेस पे हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। ना कंट्रोल ऑन वेस्टेज, कंट्रोल ऑन वेस्टेज मीन्स हम कंट्रोल वेस्टेज पे कैसे कंट्रोल करें, कैसे उसे मिनिमाइज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वांटिटी कंट्रोल, देन इज क्वालिटी कंट्रोल। क्वांटिटी कंट्रोल मीन्स कि जब भी हम कोई यूनिट्स इनपुट करते हैं और जब आउटपुट होता है, आउटपुट इनपुट से कम होता है, तो हम जो उसे मिनिमाइज कर सकें, जो लॉस हो रहा है, गैप आ रहा है दोनों के बीच में, उसकी क्वांटिटी को, लॉस की क्वांटिटी को मिनिमाइज कर सकें। इसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, हमें स्टैंडर्ड सेट कर लेने चाहिए। और स्टैंडर्ड हम कैसे सेट करते हैं, पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे, क्योंकि पहले तो हमने प्रोडक्शन किया होगा ना, इसी चीज़ का प्रोडक्शन पहले भी हुआ होगा, उस पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं। और जो वो स्टैंडर्ड हमने सेट किया,
ठीक है, और जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस हुई, एक्चुअल में जो आउटपुट हुआ, दोनों को कंपेयर किया जाता है। अगर हमारा एक्चुअल जो आउटपुट है वो स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में कम है, आउटपुट कम है, इट मीन्स हमने स्टैंडर्ड को अचीव नहीं कर पाए, मीन्स हमारी क्वांटिटी जो है कम आउटपुट हुआ। हमने जो स्टैंडर्ड है या तो वो सही से सेट नहीं किया था या हम स्टैंडर्ड को अचीव नहीं कर पाए। दोनों रीजन्स हो सकते हैं, दोनों रीजन्स हो सकते हैं इस चीज़ के कि हम स्टैंडर्ड को अचीव नहीं कर पाए। तो स्टैंडर्ड को या तो हम दोबारा से चेक करते हैं, उसे रेक्टिफाई करते हैं, या अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि जब भी हम कुछ प्रोडक्शन करते हैं उसमें कुछ मटेरियल आपका इवेपोरेट हो जाता है या श्रिंक हो जाता है, तो श्रिंक कितना होगा, इवेपोरेट कितना होगा, वो पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे हमें पता लग जाता है कि कितना श्रिंकेज होनी है या कितना इवेपोरेट होना है। ओके, उसके बेसिस पे हमने स्टैंडर्ड सेट कर लिए, एक्चुअल परफॉर्मेंस नोट की, एक्चुअल को स्टैंडर्ड से कंपेयर किया, और अगर अभी भी हमारा एक्चुअल आउटपुट कम है तो हम क्या करते हैं, उस स्टैंडर्ड को अचीव करने के लिए एफर्ट्स करते हैं। इस तरीके से हम क्वांटिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। ना क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल मीन्स जो हमारा आउटपुट हो रहा है उसकी क्वालिटी भी बेस्ट होनी चाहिए, जैसी हम चाहते हैं वैसी क्वालिटी का आउटपुट प्रोड्यूस होना चाहिए। फॉर दैट हमें ये देखना होता है कि जो हमारा आउटटर्न है उसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव होनी चाहिए। नेक्स्ट इज वेस्ट जो प्रोडक्शन निकला है उसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव होनी चाहिए। मीन्स जब हम कोई मटेरियल कोई प्रोडक्शन करते हैं तो एक होता है हमारा जो आउटपुट जो हमें चाहिए होता है, एक होता है वेस्टेज, ठीक है। तो हमारी क्वालिटी जो है आउटपुट की भी अच्छी होनी चाहिए, और जो वेस्ट हमारा निकल रहा है ना उसकी वेस्ट की क्वालिटी पे भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि ऑयल के प्रोडक्शन में देखते हैं, ऑयल के प्रोडक्शन में जो हम ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ऑयल बेस्ट क्वालिटी का निकलना चाहिए। कोकोनट का ऑयल निकाला या हमने जिस चीज़ मस्टर्ड ऑयल निकाला, ऑयल की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद जो वो मस्टर्ड का वेस्ट निकलता है या कोकोनट का जो वेस्ट निकलता है उसमें ऑयल का जो रेशो है वो नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल कम होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए। मीन्स वो जो वेस्ट हम निकाल के फेंक रहे हैं, ठीक है, वो भी हमारा जो है उसमें ऑयल बचना नहीं चाहिए। मीन्स वेस्ट जो प्रोडक्शन है, वेस्ट प्रोडक्शन की क्वालिटी को भी हमें कंट्रोल करना है, और जो हमारा आउटटर्न है, जो ऑयल हमने प्रोड्यूस करने के लिए सारा प्रोसेसिंग की है, ऑयल की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करना है। नाउ इट्स ऑल अबाउट वेस्टेजेस। नाउ वी विल लर्न अबाउट डिफेक्टिव्स। डिफेक्टिव्स क्या होते हैं, जैसे वेस्ट हुआ, डिफेक्टिव हुआ, ठीक है, लगभग एक दूसरे के आसपास ये टर्म्स चलती हैं, बट देयर इज़ अ डिफरेंस अमंग ऑल दीज टर्म्स, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया है। नाउ व्हाट इज डिफेक्टिव? डिफेक्टिव क्या होते हैं, विच डज नॉट मीट डायमेंशनल और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। जो हमने ना किसी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए जो भी स्टैंडर्ड सेट किए थे, क्वालिटी से रिलेटेड स्टैंडर्ड सेट किए थे या हमने डायमेंशनल स्टैंडर्ड सेट किए थे, उसको वो फुलफ़िल नहीं कर पा रहा, जो हमारा प्रोडक्शन है उन स्टैंडर्ड्स को फुलफ़िल नहीं कर पा रहा, दैट इज़ नोन एज डिफेक्टिव। उन स्टैंडर्ड से ऊपर या नीचे, दैट इज़ नोन एज डिफेक्टिव। हम उसे रेक्टिफाई कर भी सकते हैं, ठीक है, रेक्टिफाई करके हम उसे फर्स्ट प्रोडक्ट के रूप में भी बेच सकते हैं और सेकंड्स के रूप में भी बेच सकते हैं। अगर ज़्यादा डिफेक्ट है उसमें तो सेकंड्स की फॉर्म में हो जाएगा, अगर कम डिफेक्ट था तो उसे डिफेक्ट को रेक्टिफाई करके हम उसे प्राइमरी प्रोडक्ट के साथ भी बेच सकते हैं, जो हमारा मेन प्रोडक्ट है। ना इसके डिफेक्टिव के रीजंस क्या होते हैं, डिफेक्टिव्स क्यों प्रोड्यूस होते हैं किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में? या तो ये डिफेक्टिव मटेरियल की वजह से, मीन्स हमने जो मटेरियल परचेज किया ना वही डिफेक्टिव था, इसलिए हमारे डिफेक्टिव्स प्रोड्यूस हुए। नाउ नेक्स्ट इज पुअर वर्कमैनशिप। वर्कमैनशिप, हमारी लेबर अच्छी तरह काम नहीं कर पाई, या पुअर सुपरविज़न की वजह से सुपरवाइजर्स ने अच्छे से काम नहीं किया, सुपरविज़न नहीं कर पाए। नाउ डिफेक्टिव जो हैं, डिफेक्टिव मशीनरी की वजह से भी पैदा होते हैं, कि मशीन्स हमारी अच्छी नहीं थी, जो जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन अच्छे से नहीं हो पाया और डिफेक्टिव से निकले। नाउ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है? अब आप ये देख लीजिए कि डिफेक्टिव का पता हमें कब पता चलता है कि हमारे प्रोडक्शन में डिफेक्टिव्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसका हमें कब पता चलता है? या तो हमें स्टार्टिंग में ही पता चल जाता है, जब वो इनिशियल स्टेज पे मटेरियल की फॉर्म में ही है, ठीक है, तभी हमें पता लग जाता है कि मटेरियल डिफेक्टिव है तो आगे डिफेक्टिव्स ही निकलने हैं। या थोड़ा बहुत प्रोडक्शन मतलब प्रोसेस करने के बाद, थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग करने के बाद भी हमें डिफेक्टिव्स का पता चल जाता है, जैसे कि पुअर वर्कमैनशिप के केस में। नाउ कई बार क्या होता है, हमें डिफेक्टिव का पता लगता है जब प्रोडक्शन हो चुका होता है ना और सेल होने जा रहा होता है, तब हमें पता चलता है ये तो डिफेक्टिव है। कई बार वो जो है आउटपुट आपका प्रोड्यूस हो गया, गोडाउन में पड़ा हुआ है, और गोडाउन में पड़े लॉन्ग टर्म तक पड़ा रहेगा ना, तो कई बार वहाँ पे भी वो डिफेक्ट क्रिएट हो जाते हैं उस चीज़ में।
ओके, जब लॉन्ग टर्म तक जो है वो गोडाउन में पड़ा रहे सामान की, अभी सेल उन्हें नहीं जा पाया, आपने प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करके रख लिया, तब भी डिफेक्टिव्स क्रिएट हो जाते हैं। नाउ किसी भी स्टेज पे हमें डिफेक्टिव्स का पता चल सकता है और उसे हमें रेक्टिफाई करके या तो प्राइमरी के साथ भी भेज सकते हैं, और ज़्यादा डिफेक्ट निकलता है तो सेकेंड्स की फॉर्म में भी, सेकेंड मीन्स सेकेंड हैंड चीज़ों की रूप में भी, जिसमें थोड़ा डिफेक्ट हो उस फॉर्म में भी वो सेल हो सकता है। नाउ इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है, डिफेक्टिव्स की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ आइडेंटिफाइड विद ए स्पेसिफिक जॉब, कि जो आपका डिफेक्टिव्स प्रोड्यूस हुआ है ना, अगर वो किसी स्पेशल किसी पर्टिकुलर जॉब या वर्क ऑर्डर के टाइम पे प्रोड्यूस हुए हैं, तो आप क्या करोगे, उसी वर्क ऑर्डर पे चार्ज करोगे, उन डिफेक्टिव्स की कॉस्ट को उसी वर्क ऑर्डर पे चार्ज करोगे। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्शन प्रोसेस का ही पार्ट होते हैं डिफेक्टिव्स निकलना। नाउ नेक्स्ट, इफ कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, अगर आप किसी पर्टिकुलर जॉब के साथ उसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, इन दैट केस हम उसे वर्क ओवरहेड की फॉर्म में चार्ज करते हैं, वर्क ओवरहेड मान के चलते हैं। और इफ़ ड्यू टू एबनॉर्मल कॉजेज़, अगर आपके डिफेक्टिव्स प्रोड्यूस हुए हैं एबनॉर्मल कॉजेज़ की वजह से, मीन्स कोई एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस की वजह से अगर डिफेक्टिव प्रोड्यूस हुए हैं, देन इट विल गो टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट। इसका जो डिफेक्टिव्स का कॉस्ट है वो कॉस्टिंग P&L अकाउंट में चली जाएगी। ओके, इट्स ऑल अबाउट डिफेक्टिव। नाउ वी विल लर्न अबाउट स्क्रैप। व्हाट इज स्क्रैप? स्क्रैप इज रेजिड्यू फ्रॉम सर्टेन टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान जो है स्क्रैप प्रोड्यूस होते हैं। तो हर किसी कंपनी में जो स्क्रैप प्रोड्यूस होते हैं दैट इज़ ऑफ डिफरेंट टाइप, डिफरेंट टाइप के स्क्रैप प्रोड्यूस होता है। जैसे कि हमारी जो वो है कारपेंटर्स उसको क्रश करते हैं, लकड़ी को क्रश करते हैं डोर्स एंड विंडोज़ बनाने के लिए, तो जो उसमें से वो निकलता है, शेविंग्स निकलती हैं, जो वुड को क्रश किया जाता है और घिसा जाता है, उसमें जो शेविंग्स निकलती हैं दैट इज़ ऑल्सो नोन एज स्क्रैप। नाउ स्क्रैप जो होता है विजिबल होता है, कैन बी कलेक्टेड, इसे आप कलेक्ट कर सकते हो, एंड अनयूजेबल, आपके लिए यूजेबल नहीं होता बट इट कैन बी सोल्ड, इसे आप सेल कर सकते हो। ओके, मीन्स ये विजिबल है, जैसे कि वुड की शेविंग्स जो हैं विजिबल होती हैं और इसे आप कलेक्ट भी कर सकते हो, और आपके लिए वो यूजेबल नहीं होती, अनयूजेबल है बट इट कैन बी सोल्ड, दिस इज नोन एज स्क्रैप। नाउ टाइप्स ऑफ स्क्रैप। स्क्रैप क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं? फर्स्ट इज लेजिटिमेटिव स्क्रैप। लेजिटिमेट स्क्रैप क्या होता है? ये किसी प्रोडक्शन प्रोसेस के कारण ये स्क्रैप प्रोड्यूस होते हैं। प्रोडक्शन प्रोसेस तो हमारा वही रहेगा और उसी प्रोसेस में हमें काम करना पड़ेगा, उसको हम चेंज कर नहीं सकते। सो जो लेजिटिमेट स्क्रैप होता है दैट इज़ क्वाइट नेचुरल, कि वो प्रोड्यूस होना ही है और उसे आप प्री डिटरमाइन कर सकते हो, उसके लिए स्टैंडर्ड सेट कर सकते हो कि आपने इतना वुड को क्रश किया या जो भी काम किया उसमें इतना स्क्रैप निकलना ही निकलना है। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव स्क्रैप। एडमिनिस्ट्रेटिव स्क्रैप क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन की वजह से जो स्क्रैप होता है दैट इज नोन एज एडमिनिस्ट्रेटिव स्क्रैप। मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन चेंज हुआ, आपने प्रोडक्शन प्रोसेस को चेंज किया और स्क्रैप कम या ज़्यादा प्रोड्यूस हो सकता है। नाउ नेक्स्ट इज डिफेक्टिव स्क्रैप। डिफेक्टिव स्क्रैप क्या होता है? इट इज़ ड्यू टू डिफेक्टिव प्लानिंग और डिफेक्टिव मटीरियल। मीन्स ये एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस की वजह से प्रोड्यूस होता है, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज एबनॉर्मल स्क्रैप ऑल्सो। नाउ ट्रीटमेंट ऑफ स्क्रैप। स्क्रैप को हम ट्रीट कैसे करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ रियलाइजेबल वैल्यू इज नेग्लिजिबल। अगर आपके स्क्रैप की रियलाइजेबल वैल्यू नेग्लिजिबल है, मीन्स मिनिमम अमाउंट आपको स्क्रैप से रिसीव हो रहा है, ओके, दैट विल गो टू क्रेडिट साइड ऑफ P&L अकाउंट। आप P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाकी इनकम्स के साथ इसको दिखा सकते हैं, बिकॉज इट इज़ द मिनिमम अमाउंट। सेकेंड इज इफ रियलाइजेबल वैल्यू इज कंसिडरेबल। अगर स्क्रैप की रियलाइजेबल वैल्यू कंसिडरेबल है, कुछ अमाउंट है, देन इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम रॉ मटेरियल कॉस्ट, कि रॉ मटेरियल कॉस्ट में से आप इसे डिडक्ट कर दोगे कि इतना स्क्रैप मिला है, स्क्रैप प्रोड्यूस हुआ था और उसे सेल किया और सेल करने पे ये अमाउंट रिसीव हुआ, तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट को आप रिड्यूस कर दोगे। नाउ नेक्स्ट इज इफ अ स्क्रैप ऑफ वन जॉब यूज इन अदर जॉब। अगर एक जॉब से निकलने वाला स्क्रैप, एक प्रोडक्शन प्रोसेस से निकलने वाले स्क्रैप को नेक्स्ट वर्क पे आप यूज़ करते हो, ओके, तो जिस प्रोडक्शन प्रोसेस से जिस जॉब का स्क्रैप है उसकी कॉस्ट कम हो गई। क्यों? क्योंकि उसने अपनी कॉस्ट को दूसरे पे ट्रांसफ़र कर दिया और दूसरे की कॉस्ट को हमें बढ़ाना है। तो जिस पे वो चार्ज हो रहा है, जहाँ पे वो ट्रांसफ़र हो रहा है, वहाँ पे डेबिट साइड में चला जाएगा, और जिस जॉब का स्क्रैप था जो हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो क्या आएगा, उस
जॉब के क्रेडिट साइड में आएगा। मींस वहाँ से हमने कॉस्ट को कम कर दिया क्रेडिट में दिखा के स्क्रैप को, और जिस प्रोडक्शन प्रोसेस में या जिस जॉब पे वो चार्ज हो रहा है उसके डेबिट साइड में दिखा के उसकी कॉस्ट को बढ़ा दिया। नाउ नेक्स्ट इज इफ स्क्रैप इज ड्यू टू एबनॉर्मल कॉजेज। अगर एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस की वजह से, एबनॉर्मल रीजंस की वजह से स्क्रैप प्रोड्यूस होता है, जैसे कि अभी मैंने आपको डिफेक्टिव स्क्रैप के बारे में बताया, तो इसे कहाँ चार्ज किया जाता है? कोस्टिंग P&L अकाउंट में। ओके, द लास्ट इज स्पॉइलेज। स्पॉइलेज क्या होती है? स्पॉइलेज इज पोर्शन ऑफ प्रोसेस्ड वर्क विच हैज़ बीन स्पॉइल्ड इन मैन्युफैक्चर। कि मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ना वो चीज़ स्पॉइल हो चुकी है, मीन्स वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, उसको आप जो है रीवर्क करके उस पर एडिशनल एक्सपेंसेस करके आप उसे रेक्टिफाई नहीं कर सकते, स्पॉइल्ड है वो, दैट इज नोन एज स्पॉइलेज। नाउ फीचर्स क्या होते हैं? अराइजेज ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान ही ये अराइज होती है। इस पे मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स आर चार्ज। जब हमें पता लगता है ना ये स्पॉइल्ड हो गए हैं, ये जो यूनिट्स हैं ये स्पॉइल्ड है, तब तक हम उस पर मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स चार्ज कर चुके होते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज डज नॉट मीट डायमेंशनल और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। ये क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और डायमेंशनल स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर पा रहे, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज स्पॉइलेज। नाउ द नेक्स्ट इज कैन नॉट बी रिपेयर्ड और रेक्टिफाइड। आप इसे रिपेयर भी नहीं कर सकते और रेक्टिफाई भी नहीं कर सकते, बट समटाइम्स जो है हम इसे दोबारा से रॉ मटेरियल की फॉर्म में यूज़ कर लेते हैं। जो स्पॉइल्ड यूनिट्स हैं उसे दोबारा से हम रॉ मटेरियल की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। नाउ टाइप्स क्या है? नॉर्मल स्पॉइलेज एंड एबनॉर्मल स्पॉइलेज। नॉर्मल, जैसा कि आपको पता है कि नॉर्मल स्पॉइलेज क्या होती है, जो हमें पता है कि इतने यूनिट्स स्पॉइल्ड होने ही है। जब आप कुछ मैन्युफैक्चरिंग करते हो कुछ यूनिट्स खराब होने ही हैं, दैट इज नोन एज नॉर्मल स्पॉइलेज। एंड द नेक्स्ट इज एबनॉर्मल स्पॉइलेज। क्या होती है? जो एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस की वजह से कुछ ज़्यादा यूनिट्स स्पॉइल्ड हो जाते हैं, तो दैट इज नोन एज एबनॉर्मल स्पॉइलेज। नाउ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। व्हाट इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ स्पॉइलेज? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ये नॉर्मल स्पॉइलेज है, नॉर्मल स्पॉइलेज है तो इसकी जो कॉस्ट है, नॉर्मल स्पॉइल्ड यूनिट्स की जो कॉस्ट है वो गुड यूनिट्स पर हम डाल देते हैं। मीन्स आर चार्ज बाय द, आर बोर्न बाय द गुड यूनिट्स। जैसा कि हमने वेस्टेजेस के केस में, वेस्टेज में मैंने जो आपको एग्जांपल बताया था कि हमने क्या किया, 1000 यूनिट्स इनपुट किए थे, 900 यूनिट्स हमने सोचा था आउटपुट होगा, बट एक्चुअल में वो 800 यूनिट्स हुआ था। नॉर्मल जो वेस्टेज थी हमने 100 मानी थी, और जबकि क्या हो गया था, एक्चुअल में जो वेस्टेज हुई थी वो 200 हुई थी, तो जो बाकी की 100 यूनिट्स है वो नॉर्मल वेस्टेज थी। सिमिलरली हेयर, जो नॉर्मल वेस्टेज थी वो हमने नॉर्मल वेस्टेज को कहाँ चार्ज किया था? गुड यूनिट्स पे चार्ज किया था, और जो एबनॉर्मल वेस्टेज थी उसको हमने क्या किया था? कॉस्टिंग P&L अकाउंट में ले गए थे। सिमिलरली हेयर, अगर ये नॉर्मल स्पॉइलेज है तो आप क्या करोगे? आर बोर्न बाय द गुड यूनिट्स, आर चार्ज ऑन द गुड यूनिट्स, बट अगर ये एबनॉर्मल स्पॉइलेज है दैट विल बी चार्ज ऑन द कॉस्टिंग P&L अकाउंट। इसे हम कॉस्टिंग P&L अकाउंट में ले जाएंगे। इफ़ यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन सेम प्रोसेस। अगर मैंने कहा ना कि इसे हम रॉ मटेरियल की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं दोबारा से, जो स्पॉइल्ड यूनिट्स हैं उसको हम रॉ मटेरियल मान लेते हैं दोबारा से, कि हमने उस पर लेबर और ओवरहेड चार्ज इनकर नहीं किया, हम ये मान के चल लेते हैं। अगर ये सेम रॉ मटेरियल की फॉर्म में सेम प्रोसेस में यूज़ हो जाती है ना, तो हम क्या करते हैं, इसका कोई अलग से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होता। नाउ द लास्ट इज इफ़ यूज इन एनी अदर प्रोसेस और जॉब। अगर किसी और प्रोसेस या जॉब पे हम उसे यूज़ कर रहे हैं, देन जो भी प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा, मीन्स जहाँ से जा रहे हैं उसके क्रेडिट साइड में आ जाएंगे जिस जॉब से जा रहे हैं, और जिस जॉब पर जा रहे हैं, जिस जॉब में चार्ज हो रहे हैं उसके डेबिट साइड में आ जाएंगे, क्योंकि उसकी कॉस्ट को हमें बढ़ाना है। नाउ इट्स ऑल अबाउट स्पॉइलेज।